Okay, thank you so much once again. On behalf of All India SC/ST Employees Welfare Association, I am Jagesh Somkuar. I am GM Production and also Chairman of All India SC/ST Employees Welfare Association, ONGC Mumbai. On behalf of my team, I welcome today's distinguished speaker, Dr. Subir Singh Kashyap sir, and he will, as you know, the topic is relevance of quality management in personal life. व्यक्तिगत जीवन में गुणवत्ता प्रबंधन की प्रासंगिकता, यह विषय है। विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात यह है कि ये साहब ने खुद ही ये विषय चूज किया है। हमने साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर आप तो ऐसा टॉपिक बताइए, क्योंकि ये रिलेटेड है ना, क्योंकि साहब का काफी उसमें गहरा उसका अध्ययन है, नॉलेज है केमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड से। तो क्वालिटी एश्योरेंस या क्यूसी जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो ओएनजीसी के संदर्भ में कहिए या और पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो क्वालिटी का क्या मायने है, इसके बारे में डॉक्टर कश्यप साहब जो है वो आज हमसे हमको बताने वाले उस बारे में। तो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इन अवर, इवन इन अवर पर्सनल लाइफ, क्वालिटी। So once again, I welcome you, sir, to this program, and all the participants who have joined from different parts of India. Rastogi sahab hai, Dr. Mishra, then there are so many, Sonare sahab hai, my friend Mr. Satyendra Mohan hai. There are so many good people, so many. I mean, my friends, they have joined this program, और सभी का मैं इस स्वागत करता हूँ। और बिफोर वी स्टार्ट, साहब का थोड़ा सा ब्रीफ में जो जो सीवी है, जो उनके जो कार्य है, उनका उनका जीवन भर उन्होंने कौन कौन से फील्ड में काम किया, उनका क्या क्या उनके क्या अचीवमेंट्स है, उसके बारे में इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से उसकी जानकारी हमारे जितने भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनके उनके साथ में शेयर करना चाहूँ। तो सिर्फ 2-3 मिनट आप लोग धीरज रखिएगा, और फिर मैं कश्यप साहब अपनी बात शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपका ब्रीफ में सीवी जो है वो पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। डॉक्टर सुखदेव सिंह कश्यप साहब, इनका बर्थ फर्स्ट जनवरी 1960 को हुआ, और वो ओएनजीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। और उनका जो ज्वाइनिंग है वो जीटी बैच में हुआ था एज केमिस्ट इन 1983, एंड आफ्टर सर्विंग 3 इयर्स इन यूको बैंक। साहब ने यूको बैंक में भी काम किया है। और एजुकेशन, अगर एकेडमिक अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इस पीएचडी इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड लीड ऑडिटर आईएसओ 9000 क्वालिटी सिस्टम। तो देन आईआईडीसी, ये तो कॉमन कोर्सेस है ओएनजीसी के। देन जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग एक्सपोजर है वो करोजन मॉनिटरिंग है, देन मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग्स है, खास करके बेंच मार्किंग के एरिया में है। देन साहब जो एक्सपोजर इवन ओवरसीज में भी हुआ है, सिंगापुर में, देन बहुत सारे कंट्रीज, यूएसए में, देन यूरोप में और भी कंट्रीज में। साहब का जो एक्सपीरियंस है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड्स एंड केमिकल्स में है। सो क्वालिटी जहाँ वर्ड आ गया, देखिए अब क्वालिटी आ गया ना, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड्स एंड केमिकल्स, तो साहब का इसमें मास्टरी है। और ओएनजीसी में जितना भी ड्रिलिंग फ्लूइड जो जिसका प्रिपरेशन होता है, तो हाउ इट शुड बी मेंटेन, द क्वालिटी हाउ शुड बी मेंटेन, ये उसके बारे में साहब का मास्टरी है। और उन्होंने 1983 से लेकर 90 तक he was involved in the work of designing and quality control of drilling fluids at deep exploratory wells, development wells, and high temperature, high pressure wells in Gandhar, then Jambusar, and then Dahej, then Ankleshwar, then Gelki, Lakwa, and Dimalgaon oil fields, Assam. He was also associated with quality control work of various chemicals and cements. और आर एन डी के फील्ड में भी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
उसमें 8.5 years experience in R&D in geochemistry, dealing fluids and chemical solutions to field problem of India. Then ISO के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है 9001 है, उसके वहाँ पे अब्रिज साहब का अपनी छाप छोड़ी है, बहुत अच्छा वहाँ पे उन्होंने किया है. और he implemented ISO 9001 quality management system at 70 work centers as internal consultant in ONGC. ONGC में साहब का जो ISO सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एज ISO 9000. Then it was process owner. Dr. Kashyap was process owner and member of core team to design and implement of training and development module of SAP R3 in IMD और IMD देहरादून, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए साहब ने कई he has taken more than 100 training programs on quality, environment, occupational health, safety, QHSE and then management related subjects, no. और उन्होंने he trained more than 3000 participants in this area. और दूसरा साहब का जो है HR में बहुत बड़ा contribution है. So 10 years he has 10 years experience in HRD in various positions including heading personal administration at IMD, ONGC for more than 1 year, and he has done a lot of good changes in the present in the system of the HR. So he has published so many papers in national and international डेली जो उनका जो जर्नल होता है वहाँ पर रिगार्डिंग कॉर्पोरेट वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर ONGC, सेफ्टी इन लेबोरेटरी, सो मैनी इशूज. बहुत कॉम्प्रहेंसिव साहब का कार्य है. उनका आर्टिकल जो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट उनके मैगजीन्स में, पीरियडिकल्स में जो पब्लिश हुए हैं उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है. तो और इसमें जो रिकॉग्निशन और साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं तो ONGC में बहुत सारे उनको मेरिट अवार्ड्स मिले हैं, जो right from 1987 से लेकर. Then very important is he received Vikas Ratna Gold Award from International Integration and Growth Society, New Delhi, and it was presented by Shri Bachchi Singh Rawat, Minister of State for Science and Technology, Government of India in 2001. So ये बहुत सारे साहब के जो कार्य है, बहुत सारे जो कार्य है वो हमको अभी इसके माध्यम से हमको पता लगे हैं कि we have today really very versatile personality, डॉक्टर एस कश्यप सर. और उनका सोशल फील्ड में भी काफ़ी, जहाँ तक मुझे पता है, उनका कंट्रीब्यूशन है. वो नागपुर जो हमने ONGC का एक मेडिकल कैंप होता है लास्ट ईयर 2019 में, हम लोग साहब को हमने इनवाइट किया था वहाँ पे. तो साहब जो है उनका किसी कारण में शायद टूर प्रोग्राम डिले हो गया, फिर वो मैडम और वो लेके ट्रेन से आए थे, सीधी कमिटमेंट, और वो भी खुद के पैसे से आकर वहाँ होटल में रहना. देन वहाँ हमारा जो कार्य होता है वहाँ दीक्षा भूमि करके नागपुर में एक जगह है जहाँ ONGC 2002 से मेडिकल कैंप लगाता है, मल्टीपर्पज़ मेडिकल कैंप. उसमें लोगों की आंखों की जांच कर उनको चश्मा दिया जाता है, उनको मेडिसिन दिया जाता है. हम लोग कुछ किताबें भी बांटते हैं. कुछ दिन उनको एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक उनको बैग भी दी जाती है, जूट की बैग. ये सारे अच्छे जो काम है ONGC के माध्यम से हम लोग और एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग वहाँ करते हैं, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो, तो साहब का उसमें मार्गदर्शन रहता है, उसमें कंट्रीब्यूशन भी रहता है. सो नाउ इज टाइम to request on behalf of everybody to Dr. S.S. Kashyap sir to start his today's lecture, please. Dr. S.S. Kashyap, welcome sir. Okay, thank you, Mr. Som Kumar. And first of all, I would like to extend my warm and hearty welcome to all my dear friends and participants on this webinar on importance of quality management in personal life. And at the onset, I would like to express my sincere thanks to Mr. Som Kumar, the chairman of All India SCST Employee Welfare Association Mumbai, and his entire team. And I would like to say one thing, that in the annals of association,
a new chapter has been added by this present leadership in the form of doing so many lot of uh, welfare activities. The name of the association is the All India SC/ST Welfare Association. So it was doing the welfare of the employee earlier, but now in the holistic sense, it is doing the holistic welfare in real sense of the entire community, in addition to the employees. During this COVID-19, the team of the association led by Mr. Somkur has taken very good initiatives by collecting money from the employees and people, and they have distributed food and grocery kits to the really needy persons in the very poor and slum areas of the Mumbai. So this is a very commendable job has been done. And now in this lockdown, they are doing a very great job by organizing this type of the webinars to take the mental health, take care of the mental health of its employees and members through this. So they can gainfully utilize their time and they can enrich their knowledge also. So it is a twin purpose of conducting this type of webinar. So I am really thankful to them, and I express my all the best wishes to continue this type of the efforts in the future also. So now, friends, we are coming to our topic, that is the relevance of quality management in personal life. As you know, the quality is very, very dear to us, very close to our hearts, and it is the buzzword of these days, because we involved in the purchase of many goods and many items for the household purpose, and we talk of the quality. So during this talk of around 45 minutes or so, we will be discussing the what is the quality, then what is the customers, what is the products and services, then significance of the quality, and why we need quality, quality management, quality versus cost. Then we will discuss the PDCA cycle for continual improvement, then processor approach, system approach, and factual decision making, and the significance and importance of the documentation in quality, then corrective and preventive actions, cause effect, root cause analysis, and benefits and impact of the quality management system implementation in our life and as well as in the office work. So these aspects we will be discussing. There are lot many perceptions of the quality among various peoples. Some people think that the customer satisfaction is the quality, and some other people perceive that the efficiency and productivity of the product and services, and for some the guarantee of the confidence, and for some value for money. Sir, They consider the excuse me sir, I'm really sorry to yeah. you. वो आपका बैकग्राउंड में सर वो स्क्रीन दिख रही है ना, कुछ टीवी समथिंग लाइक दैट आपके बैकग्राउंड में दिख रहा है सर. अच्छा, टीवी दिख रहा है ना? हाँ, तो उसको थोड़ा सा एक तो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि लोगों का उधर डाइवर्शन हो रहा है. अच्छा हमारे जितने, हाँ, उसको ऑफ टीवी बंद कर दो, उसको ऑफ कर दीजिए सर. उधर नजरें उधर जा रही है. हाँ, नहीं करवा रहा हूँ टीवी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप नाउ इट्स ओके सर. यस, yeah, गो अहेड सर. थैंक यू. Okay, thank you. So some perceive that the value for the money, whatever the product they are purchasing, if they are getting the value of that money, it is quality for them. And for some, it is the on-time delivery of the product and services. And for some, the zero defect in the product and services is the quality for some people. And for some, it is the excellence in output. And for some, the investment for the dependability and the profit. So these are some perceptions about the quality. And let us see what is the quality definitions given by the quality experts. One Joref M. Juran is the quality expert from USA, and he has defined quality as quality is fitness for use. So whatever item or whatever the product or service which fit to our purpose or for our use, that is called the quality according to Mr. Juran. And Phil Crosby is another quality expert from the USA, and he has said the quality is conformance to requirement or the specification. It is the very common definition of the quality, which we generally use in day-to-day life. Whenever we go for the procurement action, we define the specification of our product and services, whatever we require from the product suppliers or the manufacturers. So that is the quality according to Phil Crosby. And according to ISO 9001, quality is the totality of features and characteristics of a product and service that bear on its ability to satisfy both our stated and implied needs. So according to ISO, the definition of quality is very exhaustive. And according to this,
The quality is the totality of features and characteristics of products and services and its ability to satisfy our both stated and implied needs. Here the word stated and implied needs is very, very important. The stated needs are conveyed to the supplier or manufacturer through our specification and our requirements which we place on them with the supply orders or the job orders. But here the implied needs are very, very important in the area of the quality. Implied needs are those needs which are not stated by the customer, but they are very, very important for their satisfaction, for their requirement, for their delight. I will explain this through an example. When we go to a restaurant and we order a tea or coffee in the restaurant, what we say? We say only, भाई दो चाय दीजिए, दो चाय दीजिए, ये हमारी स्टेटेड नीड हो जाती है कि हमको दो चाय चाहिए. लेकिन इसके साथ बहुत सारी इम्प्लाइड नीड भी रहती हैं. इम्प्लाइड नीड्स कैसी क्या है कि चाय ठंडी ना हो, गर्म होनी चाहिए. हम बोलते तो नहीं है भाई चाय गर्म गर्म देना, हमने ये कहा भाई दो चाय या दो कॉफी देना, लेकिन ये हमारी इम्प्लाइड नीड है कि वो चाय जो और कॉफी जो भी दी जा रही है वो गर्म हो तो अच्छी लगेगी, तो उसका टेस्ट ज्यादा आएगा. उसके अलावा और भी इम्प्लाइड नीड है, जैसे जो भी वेटर लेके आ रहा है वो अगर पहले से सलाम मारता है, हमको नमस्ते करता है, विश करता है, मुस्कुरा के हमको सर्व करता है, तो हमको और भी अच्छा लगता है. और अगर वो चाय लेके आ रहा है, कॉफी लेके आ रहा है, चाय कॉफी चीनी सब अलग अलग लेके आ रहा है और वो हमारे को अलाउ करता है कि हम अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको मिलाएं, तो और भी अच्छा लगता है, हमें और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. और अगर वो चाय और कॉफी लेके आ रहा है, अगर उसको एक बढ़िया सी ट्रे में सजा के ला रहा है और एक टिकोजी से ढक के ला रहा है और हमको बड़े अंदाज में जो है सर्व कर रहा है, तो वो हमको और भी अच्छा लगता है. तो ये जो इम्प्लाइड नीड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वालिटी के एरिया में बहुत वैल्यू दी जाती है कि इनको देने से कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाई फील करता है, डिलाइटेड फील करता है और वो कस्टमर लॉयल्टी डेवलप करती है. तो इसीलिए हमको अपने पर्सनल लाइफ में भी जब भी हम किसी कस्टमर को सर्व करते हैं तो हमको जो है इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए. जो स्टेटेड नीड है वो तो है ही है, उसके अलावा जो इम्प्लाइड नीड है जो हमको लिख के नहीं दी जाती, न मांगी जाती हैं, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उनका भी ध्यान रखना चाहिए. और बहुत सी कंपनियां इसको रखती हैं और आजकल कस्टमर सेटिस्फेक्शन से आगे कस्टमर डिलाइट की बात कंपनियां करती हैं. बट क्वालिटी इज नॉट ए लग्जरी, इट इज नॉट जस्ट मीटिंग आवर ओन स्टैंडर्ड्स एंड इट इज नॉट डूइंग द things on the cheap. So quality, this is the about the definition of the quality. Now coming to the second very important aspect of the quality, that is the customer. Without customer we cannot talk of the quality. So customer is the king on the parlance of the quality, because satisfaction of customer, meeting their requirements is very, very important. And customer is a person who buys goods and services from a supplier or a seller. That is the customer. But in Indian context, now the things have changed. If you talk of the before 80s or 90s, when this new competitive era has not started, in Indian context, the customer was defined as जो कष्ट से मर जाए वो कस्टमर. तो हमारे जो कंपनियां थी उस समय कंपटीशन नहीं था, यहाँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट था और डिमांड एंड सप्लाई का बहुत गैप था. तो जो कंपनियां देती थी कस्टमर उसी को ले लेता था और कोई भी कंपनी या कोई भी सप्लायर कोई R&D पे ज्यादा ध्यान नहीं लगाता था और अपना जो भी उल्टा सीधा प्रोडक्ट मार्केट में है वो उसको लेना पड़ता था. और जब सप्लाई सर्विस की बात आती थी तो सर्विस भी ज्यादा अच्छी नहीं थी. लेकिन 1991 के बाद जब से हमारी इकोनॉमी LPG आया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया है 1991 के बाद में, तब से काफी चीजें चेंज हुई हैं. उस समय देखिए एक ही गाड़ी थी, स्कूटर भी लिमिटेड थे, 6-6 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती थी हमको, और जब कभी नंबर आता था तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशन थी. लेकिन अभी चीजें चेंज हो गई हैं और अभी कस्टमर हैज बिकम द रियली किंग इन द आवर मार्केट्स आल्सो. कस्टमर दो तरह के हो सकते हैं. एक्सटर्नल कस्टमर्स हो सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. इंटरनल कस्टमर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो हम एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देता है वो उसका कस्टमर होता है, दूसरा जिसको दे रहा है वो सप्लायर हो जाता है. तो सप्लाई कस्टमर की डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन अलग अलग सिचुएशन में होती रहती है. सो क्वालिटी, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि क्वालिटी कभी भी अपने आप हैपन नहीं होती है. क्वालिटी नेवर हैपन बाय मिस्टेक. इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्क ऑफ द एम्प्लॉइज एंड डिमांड बाय द कस्टमर्स. इफ द कस्टमर्स आर नॉट डिमांडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर not enhance the quality of its product and services.
कंपटीशन बहुत जरूरी है और अवेक एंड कस्टमर बहुत जरूरी है क्वालिटी के लिए. So intelligent efforts are to be made by the manufacturer or the suppliers, and hard work to be done by the well-aware consumers as well as. Then only the quality will be coming into our product and service. Then only we will be getting the product of good quality. So that's why our government has also launched the very consumer awareness program जागो ग्राहक जागो. आप देखते होंगे टीवी पे अक्सर जो जागो ग्राहक जागो आता है. तो इसलिए हमको एक बहुत ही अवेकन्ड और वेल अवेयर कस्टमर की तरह काम करना चाहिए, तभी हमें क्वालिटी मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी. तीसरा एस्पेक्ट है प्रोडक्ट और सर्विस. क्वालिटी के एरिया में किसकी क्वालिटी, किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की क्वालिटी. सो द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ एन एक्टिविटी और द प्रोसेसेस. एक प्रोडक्ट में भी दो तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं. टेंजिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं और इनटेंजिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं. टेंजिबल प्रोडक्ट वो हैं जो कि फिजिकल, जिनकी शेप होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबल है, चेयर है, कार है, पेन है, फिजिकल थिंग्स है. और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट, जैसे नॉलेज है, पेटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, गुडविल्स हैं एंड ऑल सर्विसेज हैं. इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इनसे अपना हम काम करते हैं. लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं. इसमें नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का. क्वालिटी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बिना हम लोग क्वालिटी की बात नहीं कर सकते. So customers' perception of the degree to which the customer's requirement have been fulfilled by the product or service, that is called the customer satisfaction. और ये हर एक कंपनी की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रयास होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स को किस तरह सेटिस्फाई करता है. क्योंकि कंपटीटिव मार्केट कंडीशन में अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो जो है आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में दूसरे बहुत सारे सप्लायर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो वो उनको खरीदेगा और आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं लेगा. इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसको अच्छा प्रोडक्ट देना जरूरी है. ये जो कम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन है, तो वहां पर तो ये सब चीजें होती हैं. जहां पर कम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन नहीं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंडीशंस हैं, वहां पर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि आप भी जब भी एज ए कस्टमर जो है बहुत ही अवेयर होकर के डिमांड करें, अच्छी क्वालिटी मांगें, और जब भी कोई डिफेक्ट मिलता है तो आपको उसका कंपनी के साथ टेकअप करना चाहिए. नहीं तो कंपनी जो है आपको वही माल सप्लाई करती रहेगी जो उसको सप्लाई करना है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी. एज ए कस्टमर हमको क्वालिटी की क्यों जरूरत है. हम डेली बात करते हैं कि भाई इस आइटम की क्वालिटी ठीक नहीं है, इस कपड़े की क्वालिटी ठीक नहीं है, उसकी मोबाइल क्वालिटी का नहीं है, उसका सर्विस व्यवहार, उसका व्यवहार क्वालिटी का नहीं है. लेकिन क्वालिटी की सिग्निफिकेंस बहुत है सभी के लिए. बिकॉज क्यों है एज ए कस्टमर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो सर्विस या प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को, हमारी वांट्स को, हमारी नीड्स को मीट करे, और जो भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो हमको कोई भी हासिल न दे, कोई परेशानी न दे. वो हम जब भी यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिले, हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व हो, तो हम जो है उसकी सिग्निफिकेंस अच्छा समझेंगे. दूसरा ये कि हर एक कस्टमर अपने मनी जितने दे रहा है उसके लिए वैल्यू फॉर मनी उसे मिलना चाहिए. जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके लिए अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है तो वो जो है प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. और क्वालिटी अगर हमको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो ये कस्टमर के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक लॉयल्टी बॉन्ड का प्रमोशन करती है. ये जो है कस्टमर मार्केट में जाता है बिना देखे उसी प्रोडक्ट को सीधा बाई नेम खरीदता है कि भाई मुझे तो यही चाहिए. अगर सप्लायर या शॉपकीपर या सेलर कोई दूसरा प्रोडक्ट देता है तब भी वो कहता नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि मुझे रिलायबल प्रोडक्ट है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मैंने जिसे यूज किया है एंड इट हैज मीट माय रिक्वायरमेंट, इट हैज गिवन वेरी गुड सर्विसेज टू मी ड्यूरिंग इट्स यूज. क्वालिटी की सिग्निफिकेंस जो है और कंपनियों के लिए भी है, क्योंकि कंपनियों के लिए इसलिए क्वालिटी की सिग्निफिकेंस है कि उनका जो डिमांड है, कस्टमर की जो डिमांड है वो इस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए होती है, और कंपनी का फ्यूचर इसी बात पर डिपेंड करता है कि उनका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो. आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 साल में जो लाखों कंपनियां थी मार्केट में नहीं रही. क्यों नहीं रही? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया, उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, और इसलिए लोगों ने उनके प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दिया और
those companies are nowhere in this world. अभी छोटे कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कोडक है, कोडक कंपनी कितनी बढ़िया अच्छी सारा डिजिटल हो गया। नोकिया था, नोकिया एक समय में बहुत अच्छा मोबाइल कंपनी मानी जाती थी, मोटोरोला बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाए, क्वालिटी चेंज नहीं कर पाए, तो उनके प्रोडक्ट की मार्केट बहुत कम हो गई। पहले हमारे यहाँ बहुत 2-3 गाड़ियां चलती थी, फिएट और हिंदुस्तान मोटर का एम्बेसडर गाड़ी चलती थी, और उन्होंने जो है कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं की, और आज ये है कि वो कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज नहीं किया, कस्टमर नीड्स को नहीं देखा, कम्पिटिटिव मार्केट के जो रिक्वायरमेंट थे उनको नहीं देखा, और वो मार्केट से आउट हो गई। इसलिए कंपनीज के लिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर मांगते हैं और उनका फ्यूचर कंपनीज का इसी पर डिपेंड रहता है। और कंपनी के एम्प्लॉइज के हिसाब से भी देखा जाए तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, और वो चाहते हैं कि समाज में और ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंट्री में उनको एक वर्क, उनको भी रेस्पेक्ट मिले, और उनके जो जॉब कर रहे हैं वो भी एक अच्छा काम करें, उनको जॉब सिक्योरिटी रहे। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रोडक्ट देती है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, तो उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा रहती है, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह ज्यादा रहता है, उसमें एम्प्लॉइज को भी अच्छे पैकेज मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहती है, और उनका जो कंपनी में भी जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट होते हैं वर्कर्स के बीच में और कंपनी के बीच में, वो नहीं होते हैं, हासिल फ्री और वर्क एनवायरनमेंट रहता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहता है, और क्वालिटी अगर कंपनी मेंटेन करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसके जो एम्प्लॉय हैं और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में भी एक लॉयल्टी का बॉन्ड डेवलप होता है। इसलिए क्वालिटी एम्प्लॉइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कस्टमर्स के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इसलिए इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, क्यों हम क्वालिटी मैनेजमेंट की हमें क्यों जरूरत है? इसका मेन रीजन है कि these quality systems are based on the proactive approach of working in place of the reactive approach of working. In place of getting rid of the poor quality product, rather than getting rid of the poor quality product. So हमें जो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की जरूरत है, न कि प्रोडक्ट को ही बाहर करने की जरूरत है। और काम करने के जो अप्रोचेज हैं वो 3 तरह की होती हैं, पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं। एक तो रिएक्टिव अप्रोच है, दूसरा एक्टिव अप्रोच है, और तीसरा प्रोएक्टिव अप्रोच है। और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है? टेकिंग एक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ अदर्स और व्हेन समथिंग हैपेंस अनडिजायरेबल। जब कोई चीज घट जाती है या कुछ हो जाता है तब हम एक्शन ले रहे हैं, तो वो रिएक्टिव अप्रोच कहलाती है। एक्टिव अप्रोच है कि हम कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें लाइवली इन्वॉल्व हैं और थिंग्स आर हैपनिंग। और प्रोएक्टिव अप्रोच है कि वी कंट्रोल द सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन rather than waiting for things to happen and then reacting. So these quality management system help in promoting the proactive approach. So in our personal life also we should have the proactive approach. If we are utilizing the proactive approach in our day-to-day life, our personal life also, we can command the situation and we can happen the things to come, and we should not wait for the reaction. So this type of approach should be kept in mind, and if we plan properly, if we take proactive action, we can avoid so many hassles in our day-to-day working, day-to-day life also. Then coming to the relationship between cost and quality. This relationship is very, very reciprocal. अगर आपको हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो आपको कॉस्ट थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और आपको कॉस्ट कम देना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन की वजह से मार्केट में प्राइस कम हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, जो उसका मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो उसका ब्रेक इवन कॉस्ट है, उसको तो मेंटेन करेगा ही अपना मार्जिन के साथ में। तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है सदैव थोड़ा कॉस्टली होगा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक PDCA साइकिल फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है और हमारे पर्सनल लाइफ में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एक W.E. डेमिंग अमेरिकन क्वालिटी एक्सपर्ट थे, और जिन्होंने जो जापान का जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो राइज हुआ है जापानीज इकोनॉमी का एज ए वर्ल्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था।
जिस समय जापान में वर्ल्ड वार में सब पूरी तबाही हो गई, नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए गए, उनकी पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने इनको मिस्टर डेमिंग को बुलाया और वहां पर इन्होंने क्वालिटी का लोगों को, इंडस्ट्री को दिया और अप्रोच समझाया, और उसके बाद उन्होंने जो है क्वालिटी इंप्रूव की और उनके प्रोडक्ट मार्केट में आज सबसे बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। जर्मनी और जापान के प्रोडक्ट क्वालिटी में बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इसमें पीडीसीए साइकिल उन्होंने इन्वेंट किया। पीडीसीए साइकिल का मतलब है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये 4 स्टेप्स हैं और इसको हम पीडीसीए साइकिल को अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी ऑफिशियल लाइफ में, सब जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे ओएनजीसी में भी कम एक्टिविटी होती है, हमने क्यूएचएससी मैनेजमेंट सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, उसमें हमने पीडीसीए साइकिल को यूज किया है। और हमारा जो प्लानिंग स्टार्ट होती है, हमारी बजटिंग से स्टार्ट होती है। जो बजट बनाते हैं उसमें सारी चीजें हम देखते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन कौन से प्लान करेंगे, और उसके बाद में हम लोग फिर उसको उस काम को, एक्टिविटी को करते हैं। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और फिर उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी पीडीसीए साइकिल की बहुत सिग्निफिकेंस है। हम इसको अपनी लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी हम लाइफ में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, हम लोग घरों में शादियां होती हैं, हमारे हिंदूज में बहुत शादियां होती हैं, बहू बेटे की, सब बच्चों की शादी होती है, भाइयों की शादियां होती हैं, उसमें बहुत सारा एक्टिविटी रहती है। ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट होता है। अगर उसको हम पीडीसीए साइकिल लगा करके करें तो हमारी बहुत सारी परेशानियां काफी कम हो सकती है। तो पीडीसीए साइकिल में जैसे हम शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए कितना बजट चाहिए, उसके लिए क्या क्या चेक लिस्ट होंगी, किस किस को इन्वाइट करना है, क्या क्या आइटम परचेज करने हैं, इन सब चीजों का हम प्लान पर बढ़िया तरह से कर लें, उसको डॉक्यूमेंटेड कर लें, और उसके बाद उस एक्टिविटी को फॉलो करें तो हम काफी चीजों से, गलतियों से होने से बच सकते हैं। और बाद में चेक करें शादी हो जाने के बाद में, क्या हमने जो एक्टिविटी की वो प्लान के हिसाब से हुई, तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ कमियां रह गई। तो उसको आप जब अगली शादी करेंगे, घर में दूसरी शादी आती है, उसके समय पे आप उसको जो है दूसरी साइकिल में या दूसरी शादी में थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करें और दोबारा से प्लान बनाएं, जिससे जो पहली गलतियां हुई थी वो दोबारा की दूसरी शादी में नहीं हो, और उसके बाद उसको चालू करें। इस तरह से हर साइकिल में आपका जो गलतियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, आपकी जो डिलेज हैं, परेशानियां, वो कम होती जाएंगी। इस तरह से आप टाइम के, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता जाएगा। इसी तरह से ये कंसेप्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करते हैं कि हमारे जो एक्टिविटी हो रही है उसको हम पहले प्लान करते हैं, उसको फिर करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता है। पहली स्टेज में साइकिल में जो गलतियां ज्यादा होती हैं, दूसरी में थोड़ी कम होती हैं, तीसरी में और कम होती हैं, चौथे में कम होती हैं, और धीरे धीरे परफेक्शन आता जाता है। तो ये साइकिल डब्ल्यू डेमिंग ने हमें दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और इसको हम अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच है जो क्वालिटी में यूज की जाती है, दैट इज द प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच जो क्वालिटी मैनेजमेंट में है, उसका फोकस है फोकस ऑफ प्रमोशन एंड अडॉप्शन ऑफ ए प्रोसेस अप्रोच टू एनश्योर customer satisfaction by meeting customer requirements. The application of a system of processes within an organization together with the identification and interaction of these processes and their management to produce desired outcome, it can be referred as a process approach. तो process approach क्या है? जो हमारे इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करती है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस किससे बना है? Our inputs are converted or transformed into output and there is some value addition. अगर किसी एक्टिविटी के करने के बाद में हम कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को नहीं करना चाहिए, उसकी कोई मीनिंग नहीं करने का। तो वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जब भी हमारा जो इनपुट है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तभी आउटपुट होता है। Often output from one process directly from the input to the next process in the organizational setup. तो इसको प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। उसके बाद दूसरा अप्रोच सिस्टम अप्रोच क्वालिटी मैनेजमेंट में। सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, सिमिलर एक्टिविटी को एक साथ उनकी जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटी उनको जगह कर देते हैं, सिस्टम बन जाता है। तो उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, उनकी इंटर रिलेटेड है, वो आपस में उनके इंटरलिंक है, तो वो एक प्रोडक्शन सिस्टम बनाती है। डीलिंग एक्टिविटी है, डीलिंग एक्टिविटी की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, वो इंटर रिलेटेड है, वो डीलिंग सिस्टम बनाती है। इसी तरह से हमारे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं
जो सिस्टम का काम करती हैं। जैसे हमारी बॉडी को ही लीजिए, छोटा सा एक एग्जांपल हम अपनी बॉडी का ले सकते हैं। बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं और बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो लगातार दिन रात काम करते रहते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आवर नर्वस सिस्टम है। तो इनमें बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का एग्जांपल लें, ब्लड सर्कुलेशन में सबसे पहले क्या एक्टिविटी होती है कि हमारे लंग्स में जो ब्लड ऑक्सीजन जाती है, वहां पर ब्लड जो है उसको ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है CO2 के साथ में, और फिर वो ब्लड जो है हार्ट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और फिर हार्ट उसको ब्लड को, जो प्योरीफाइड ब्लड है, जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको जो है सारे बॉडी के पार्ट्स में भेजता है, और फिर पार्ट्स में वो सारी कोशिकाओं में जाता है, सेल्स में जाता है, और सेल्स लेवल पर फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। सेल्स में ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। फिर वो जो ब्लड है आर्टरीज के थ्रू फिर हार्ट में आता है, और हार्ट उसको फिर लंग्स को पंप कर देता है, जो डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, और फिर वो जाके लंग्स में वहां पर जो है उसका एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। उसी तरह से सारे सिस्टम बॉडी में अच्छी तरह काम कर रहे हैं, तभी हमारा बॉडी सही तरह से रह पाती है। अदरवाइज क्या होगा, हम कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। So understanding process approach and system approach help us in understanding the functioning of various system of our body as well as our body as a whole. तो हमको ये पर्सनल लाइफ में भी काफी हेल्प मिलती है कि हमें सिस्टम और प्रोसेस अप्रोच को किस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं और बॉडी का ध्यान दे सकते हैं। एक नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट का, दैट इज द फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी के दूसरे के कहने के आधार पर या अपने जो बिलीफ हैं या अपनी जो सोच है उसके आधार पर डिसीजन बना लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं। लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप जो भी डिसीजन करते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस, डाटा एंड फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विम्स पे या किसी के कहने पर डिसीजन कर लें। अगर वैसा नहीं करेंगे तो आप गलत डिसीजन करेंगे, और गलत डिसीजन से क्या होगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए हमें पर्सनल लाइफ में भी जो है इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, और जो भी हम डिसीजन लें, हमारे ज्यादातर पर्सनल रिलेशन जो खराब होते हैं वो इसीलिए खराब होते हैं कि हम लोग जो है एविडेंस नहीं देखते, डाटा नहीं देखते, फैक्ट नहीं देखते, और जो है हम लोग दूसरे लोगों से रिलेशन खराब कर लेते हैं, उनके साथ व्यवहार कर देते हैं और हमारी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कहा गया कि जो भी हम निर्णय लें वो दैट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस, डेटा एंड फैक्ट्स। तो ये भी हमें पर्सनल लाइफ में कुछ लर्न करने के लिए देता है। इसके बाद में एक एस्पेक्ट और है जो क्वालिटी में, वो है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी पर्सनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग जो है इसमें काफी जोर दिया गया है, और इसमें हमारे इंडिया में थोड़ा सा, अगर भी हम थोड़ा पूर्वावलोकन करें अपनी एंशिएंट इंडिया में, तो एंशिएंट इंडिया में क्या था कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर था, और उस समय लोग क्या करते थे, मेमोराइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हमारे जो साधु थे, ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करते थे, रिसर्च करते थे, बहुत सारी चीजों वर्कआउट करते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, मेमोराइजिंग करते थे। और एक गुरु जो होता था वो दो अपने चेले को पास करके चला जाता था, और वो सारी विद्या जो है, सारी जानकारी, सारी रिसर्च वो उसी के साथ खत्म हो जाती थी। इसलिए हमारा क्या होता है कि हमारे कभी कभी जब देखा होगा आपने कि अखबार में जब भी कोई नई रिसर्च होती है वेस्टर्न कंट्रीज में और अखबार में निकलती है, तुम्हारे यहाँ दूसरे दिन आर्टिकल आ जाता है कि भाई ये तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारे साहित्य में बहुत पहले ही हो चुका था, और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी थी। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि उस टेक्नोलॉजी को हम आज तक नहीं ला पाए? आज वो क्यों नहीं हमारे पास है? जैसे आपने देखा होगा, रामायण की बात करते हैं, रामायण में जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया तो कहते हैं कि पुष्पक विमान से वो उसके श्रीलंका ले गया। लेकिन पुष्पक विमान का हमें उदाहरण मिलता है रामायण में 5,000 साल पहले की, या जो भी 1500 साल पहले की जो भी रामायण मानी जाती है उसमें है। तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास क्यों नहीं थी? उसको राइट बंधुओं को दोबारा क्यों इन्वेंट करना पड़ा? ये क्वेश्चन आता है। और उसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं था। हम लोग चीजों को सही तरह से डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, न उनको मेंटेन करते थे। इसी का परिणाम ये होता था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, हमारी बहुत सा ज्ञान था, बहुत सा शोध था,
वो जो है उन लोगों के जिन्होंने किया उनके साथ ही चला जाता था। इसलिए हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन की लाइफ में बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई है कि इससे जो है क्वालिटी मैनेजमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलेटेड हैं, क्वालिटी से, पॉलिसी से रिलेटेड हैं, प्लान से रिलेटेड हैं, प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इन प्लेस ऑफ द पर्सन डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है तो जो हमारे काम करने के तरीके हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सभी को अवेलेबल हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं तो जो इंडिविजुअल है वो उसको अपनी मोनोपोली बना लेता है। स्पेशली R&D लेबोरेटरीज में, R&D इंस्टीट्यूट्स में देखा गया है कि जो आदमी जो अपने इक्विपमेंट पे काम कर रहा है वो उसको कभी भी दूसरे को नहीं बताता, अपने साथी को। क्यों नहीं बताता? कि उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, और जब उसका ट्रांसफर हो जाएगा देहरादून में आराम से वो AC कंडीशन में बैठा हुआ है, अगर वो इस इंफॉर्मेशन को अपने किसी और को बता देगा, पास ऑन कर देगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए नहीं बताते। इसलिए सिस्टम डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पर जोर दिया जाता है। और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन इज द एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट इंटेंट एंड कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके एविडेंस के तौर पर भी ये काम करता है डॉक्यूमेंटेशन के, मैनेजमेंट के इंटेंट क्या है और उसका क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट क्या है और क्या क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और डॉक्यूमेंटेशन अगर होने से दूसरा बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी इन थिंकिंग आती है। अगर आपने जो अपना काम करने के तरीके हैं उनको पूरी तरह से वेल डॉक्यूमेंट कर दिया है, तो जो भी आदमी आएंगे काम करेंगे तो उनका एकदम क्लियर कट माइंड होगा कि भाई इस तरीके से काम करना है, उसी को फॉलो करके वो करते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा, एम्बिग्युइटी नहीं रहेगी। Documentation brings the predictability, visibility, and transparency in the organization, and thus brings the verifiability, certifiability in the organization. Documentation provides relief from the ad hoc management in the organization and leads to the systematic working culture in the organization. So this is new recruitment is done and new staff join the organization, and the documentation is well documented there, so the people can refer that document, they can read that document and they can start working. तो उनका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, assurance to the senior management that documented framework exists for good management control. ये मैनेजमेंट कंट्रोल का भी काम करता है, क्योंकि सारी के काम और उसको लेके सभी लोग उसे कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में एक और बेनिफिट इसका है कि दिस इज द रिटेंशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट एक्सपीरियंस को रिटेन करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन और को भी अच्छा बढ़ाते हैं, और जो एम्बिग्युइटी है उसको भी कम करते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेड अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन के चांस नहीं है। अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन नॉइजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उससे काफी गलतफहमी होती है और उससे वर्क डिले होता है, परफॉर्मेंस सफर होती है। तो डॉक्यूमेंट्स तो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट जनरली दो तरह के होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनल ओरिजिन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। जो डॉक्यूमेंट हम लोग खुद बनाते हैं, जो इंडिविजुअल खुद बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है, उनको डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनल ओरिजिन कहते हैं। और जो डॉक्यूमेंट जो दूसरी बॉडीज ने बनाए हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बनाए हैं और स्टैंडर्ड्स बॉडी ने बनाए हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन कहते हैं, और उनको हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे डे टू डे वर्क के लिए जरूरत होते हैं। इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो इंटरनल ओरिजिन है, कुछ एक्सटर्नल ओरिजिन है। इंटरनल ओरिजिन जो डॉक्यूमेंट जो हमारे हैं, जैसे विल डॉक्यूमेंट है, गिफ्ट डीड्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नीज हैं जो हम लोग किसी को देते हैं, इस तरह के इंटरनल ओरिजिन डॉक्यूमेंट हैं। एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लीज डीड है, सेल डीड है, सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं उसके भी सब रिसिप्ट वगैरह हैं, वो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। ये हमें बहुत लर्न करने को मिलता है इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से। उसमें काफी अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करें, कैसे उनको मेंटेन करके रखें,
और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करें, कैसे उनका अमेंडमेंट कंट्रोल करें, उनकी एक्सेसिबिलिटी कैसे हो कि कौन आदमी उनको देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, कौन उनको चेंज कर सकता है, कौन चेंज नहीं कर सकता है, आपको जो आउटडेटेड हो गए उनको कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में भी क्लियरली समझाया जाता है। तो इन सब चीजों का भी हमारी पर्सनल लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी बहुत फायदा होता है। जनरली कंफ्यूजन होता है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में क्या अंतर है। बेसिकली रिकॉर्ड्स आर आल्सो ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये भी एक तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो कि एक टाइम which are generated in a course of doing any activity and recording the figures, findings and observations, and they become the documents after time, जिनको जनरली रिकॉर्ड कहते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि डॉक्यूमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, लेकिन हम रिकॉर्ड्स को चेंज और अमेंड नहीं कर सकते। जो रिकॉर्ड एक बार बन गया वो रिकॉर्ड रहता है, उसके बाद अगर कोई चेंज करके डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो वो फिर वो दूसरा। तो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में एक दूसरा चेंज ये भी है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा सा चेंज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में डॉक्यूमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? डॉक्यूमेंट सबसे अच्छा तो हमारे लिए ये फायदा है कि ये हमारे लिए किसी भी चीज का एविडेंस और प्रूफ के रूप में काम करते हैं। भाई ये मकान आपका है, ये लैपटॉप आपका है, अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये आपका मकान है? उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन लीज डीड होनी चाहिए, लीज डीड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन डीड होनी चाहिए, आपकी ओनरशिप तभी सब हो पाएगी। तो ये हमें वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट, और ये हमारी लाइफ को सिस्टमेटिक बनाते हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं हर चीज के, उनको संभाल के रखा गया है, तो हमारी बहुत सारी परेशानी बच जाती हैं और हमारी लाइफ सिस्टमेटिक बन जाती है। और इससे हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी रिटेन करने में हेल्प मिलती है। व्हेनेवर, और हमारी जो एम्बिग्यूटी है उसके बारे में भी काफी हेल्प मिलती है। जैसे हम इंडियंस में ज्वेलरी परचेज करने की बहुत प्रथा है, शादी ब्याह में, वैसे भी तीज त्योहार में ज्वेलरी परचेज करते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि लोग उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसकी रिसिप्ट को संभाल के नहीं रखते, और उसकी वजह से कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। आप जब भी डॉक्यूमेंट्स, उसको ज्वेलरी में कोई प्रॉब्लम आ गई और आप उसके पास ज्वेलर के पास लेके गए, आपके पास रिसिप्ट नहीं है, पता चला कि वो सोने की या चांदी की चीज होनी चाहिए थी, वो उसकी प्योरिटी काफी कम है, जो आपको बताई गई थी वो नहीं है, अगर आप उसकी रसीद नहीं है, आपका उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी डॉक्यूमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इनको भी हमें पूरी तरजीह देनी चाहिए। इट शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली एंड स्टोर्ड सेफली, अदरवाइज क्वालिटी में डिटोरिएट। अगर इनको सही तरह से ढंग से नहीं रखेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। दिस शुड बी, ये जो डॉक्यूमेंट है वो इजीली रिट्रीवेबल भी होने चाहिए, जब भी हमें जरूरत पड़े तो वो अवेलेबल हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई जब जरूरत पड़ रही है हम भूलते फिर रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। तो जनरली जो पर्सनल लाइफ में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, हम उनको 3 तरह के कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं जो फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरे हैं एकेडमिक इंपॉर्टेंस के डॉक्यूमेंट हैं, और तीसरे हमारे जॉब से रिलेटेड, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहले हम जो पर्सनल फाइनेंशियली रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे आपके हाउस, फ्लैट की प्रॉपर्टी का सेल परचेज डीड्स हैं, लैंड प्लॉट्स के एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट्स हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट की रिसिप्ट्स हैं, विल डॉक्यूमेंट्स हैं, गिफ्ट डीड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, शेयर सर्टिफिकेट हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, पासबुक्स हैं, और इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं, सेविंग रिकॉर्ड्स हैं। ये आपके फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह से बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है, इनको हमें संभाल के रखना चाहिए। दूसरा एकेडमिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे हमारी डिग्रीज हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, मेरिट अवार्ड्स हैं, ये हमारे एकेडमिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। और तीसरी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट जो हमारे जॉब से, प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, जैसे हमारे अपॉइंटमेंट लेटर है, प्रमोशन लेटर्स हैं, और इम्पोर्टेंट ऑफिस ऑर्डर्स हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स हैं, इन सबको भी हमें संभाल के रखना चाहिए। तो इनके लिए जनरली क्या होता है कि हम जो है कभी कभी, जितना पर्सनल लाइफ में इतनी जल्दी भागदौड़ की आज की लाइफ है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा भागदौड़ की लाइफ है, तो हम जो है उनको ऐसे ही रख देते हैं, भूल जाते हैं, बाद में जरूरत पड़ती है तो नहीं करते। तो मैंने एक जो अपने पर्सनल लाइफ में किया उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाह रहा हूँ आपके, कि हम जो भी है इंपॉर्टेंट के डॉक्यूमेंट में अगर ज्यादा जल्दी, वैसे तो यह है कि हम हर 3 तरह 4 तरह के फोल्डर बना लें, जिस तरह के हमारे डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं, और उन फोल्डर में जैसे ही हमारा काम होता है उस फोल्डर में हम उसको जो है डॉक्यूमेंट को रख दें, जिससे कि हमें जब भी जरूरत पड़े तो हम उसको रेफर करें और डॉक्यूमेंट में इमीडिएटली मिल जाए। और अगर कुछ लोग इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक अटैची या ब्रीफकेस या सूटकेस बना लें,
और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उसमें रखते जाएं, और उसको फिर कम 3 महीने में या 6 महीने में एक बार रिव्यू कर लें और उनको देखें और उनको पूरा सजा के अच्छी तरह से रख लें और उसको अपडेट कर लें। जिस तरह से 3 फोल्डर बनाए या 4 फोल्डर बना के उसमें रखते जाएं, जिससे कि हमें जो है सारे डॉक्यूमेंट हमें टाइम पे मिलते रहे। अक्सर हमारा परेशानी होती है, जैसे ज्वेलरी के बारे में मैंने बताया, हमें जो 24 कैरेट की या 22 कैरेट की जो ज्वेलरी दी जाती है जनरली वो होती नहीं है, वो 21 की होगी। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके साथ में एक सब प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने कुछ ज्वेलरी परचेज की और वो 2 सेट लिए उन्होंने, तो दोनों में से एक सेट जो है वो नकली निकल आया। अब वो उनके पास लेके गए ज्वेलर के पास, ज्वेलर ने अब वो रसीद उनके भूल गए, 3-4 साल में रसीद नहीं संभाल के रखी, और ज्वेलर के पास गए, ये दोनों लेके गए थे भाई साहब, उन्होंने कहा था ये हमारा तो है नहीं, लाइए क्या रसीद वगैरह है आपके पास, उसने उनका नहीं बना कर दिया। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, प्रॉपर उनको रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो डिटेरियोरेट न हो। उनको सूखी जगह पर रखें, सेफ जगह पर रखें और ड्राई प्लेस पर रखें, जिससे मॉइस्चर से या टर्माइट से उनका डैमेज नहीं हो। और ये समय समय पर चेक करते रहें, ऐसा नहीं कि डाल के रख दिया और उसमें मॉइस्चर या टर्माइट लग रहा है या खराब हो गए। तो इस तरह से पर्सनल लाइफ में भी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन का। क्वालिटी में करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन पे बहुत जोर दिया गया है, और ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं तो करेक्टिव एक्शन का मतलब ये है कि हम सभी से गलती हो सकती है, ये तो आईएसओ ने भी माना है कि व्हेन वी आर डूइंग एक्टिविटी, कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूरी तरह से 100% फुल प्रूफ नहीं है, देयर आर चांसेस ऑफ द मिस्टेक्स फ्रॉम एवरीबॉडी। लेकिन यह है कि करेक्टिव एक्शन होनी चाहिए। उसके लिए पहले तो यह कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, भाई हमसे कोई गलती हुई, दूसरा उसके बाद करेक्टिव एक्शन होनी चाहिए। लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में देखा जाता है कि हम लोग जो है गलती को मानते ही नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी हैं, गलती हो गई लेकिन वो गलती मानेंगे नहीं। लेकिन जब तक गलती नहीं मानेंगे तब तक आप उसको रूट कॉज एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके मूल कॉज को नहीं ढूंढ सकते और उसके लिए सही एक्शन नहीं ले सकते। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में करेक्टिव एक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है, एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ डिफेक्ट और नॉन कन्फॉर्मिटी और अदर अनडिजायरेबल सिचुएशन। तो जो हम का एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद में हमें जो उसका कॉज है या उसका डिफेक्ट का कॉज है उसको एलिमिनेट करना करेक्टिव एक्शन है। एंड एक्शन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम डिफेक्ट्स आफ्टर द अकरेंस ऑफ द डिफेक्ट, जैसे हम लोग रिपेयर कराते हैं, हमारी व्हीकल ब्रेकडाउन हो गई, हमसे रिपेयर करा रहे हैं, ये क्या करेक्टिव एक्शन हो गई। और हमारे घर में या कहीं पर फायर हो गई, उसको हम बुझा रहे हैं, तो उसको हम करेक्टिव एक्शन कहेंगे। जनरली मैनी ऑफ अस डू नॉट एक्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और इफ वी एक्सेप्ट वी ब्लेम अदर्स और वी ब्लेम द लक। तो इससे जो है काम नहीं चलता है। इससे क्या परिणाम होता है कि हम उसका मेन कॉज, एक्चुअल कॉज को नहीं जान पाते और प्रॉब्लम की एक्चुअल एंड सही एनालिसिस नहीं कर पाते, और उससे हमारी प्रॉब्लम जो बार बार आती रहती हैं और हम परेशान होते रहते हैं। दूसरी कंसेप्ट है प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन को क्वालिटी में ऐसे डिफाइन किया गया है, एक्शन टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटी और अनडिजायरेबल पोटेंशियल सिचुएशन, कि कोई भी प्रॉब्लम को या डिफेक्ट को होने से पहले ही उसके जो कॉज हैं उनको एलिमिनेट कर देना। अगर हम प्रिवेंटिव कंसेप्ट को अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे हमारा आजकल लाइफ बहुत भागदौड़ की हो गई है, हमारे लोगों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दुनिया भर की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं। अगर हम एज ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर अगर हम अपना थोड़ा सा योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने को एक्टिव रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, तो उससे हम अपनी बॉडी का मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे अपनी गाड़ी है उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कराते रहें तो उससे हमारी गाड़ी भी ब्रेक डाउन नहीं होगी। सो इस तरह से हम इनके कॉजेज को अगर एलिमिनेट करते रहें तो हमें पर्सनल लाइफ में भी काफी हेल्प मिल सकती है। एक बहुत ही रिनाउंड पोएट, राइटर, फिलोसोफर हुए हैं खलील जिब्रान, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा है कि इफ यू विल नॉट गिव टाइम टू एक्सरसाइज देन यू मस्ट हैव टू गिव द टाइम टू विजिट द डॉक्टर्स। अगर आप अपनी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए तो टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो हमारी एक्सरसाइज है वो प्रिवेंटिव एक्शन है। अगर हम एज ए प्रिवेंटिव एक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर के अपनी पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से, आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रूट कॉज एनालिसिस। और रूट कॉज एनालिसिस में देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड डिफेक्ट। आपने पढ़ा होगा प्रतीतीय समुत्पाद,
प्रतीत्य समुत्पाद हमारे बौद्धिक ग्रंथों में पाया गया है, हमारे उपनिषद वगैरह में भी इसका वर्णन आया है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कि हमारा जो हर समस्या का कोई न कोई कारण होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे कोई नॉन कंप्लायंस होती है, कोई डिफेक्ट होता है, उसका भी कोई कारण होता है। इस रिलेशनशिप को अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करें, प्रतीत्य समुत्पादा को, तो हम बहुत सारी समस्याओं का सही कारण ढूंढ सकते हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको सेटल करने में, सही करने में मदद ले सकते हैं और उनको होने से भी रोक सकते हैं। जनरली जो कॉज होते हैं दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट कॉज होते हैं, दूसरे इनडायरेक्ट कॉज होते हैं। डायरेक्ट कॉज वो होते हैं जिनको हम जिनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे कॉज होते हैं इनडायरेक्ट कॉज, जिनको हम जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनको सिर्फ हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हमें पहले टाइप के जो कॉजेस हैं, डायरेक्ट कॉज, उन पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, जिससे कि वो प्रॉब्लम हो ही नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है दूसरे कारणों की वजह से जो हमारी कंट्रोल के बाहर है, उनको हम इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। जनरली जो 80-20 का रूल लागू होता है इसमें, कि जो मेन समस्या का कारण होता है वो 20% डायरेक्ट कॉज होते हैं और 80% जो है जो कॉज होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉज होते हैं। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, जब भी समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए जो इनडायरेक्ट कॉज हैं, जो इजी कॉज हैं, उन पर प्रयास करते रहते हैं। उससे हमारी समस्या थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होती है। और उससे क्या होता है कि हमारी समस्या बार बार रिपीट होती रहती है। इसलिए हमें अपना जो फोकस है, 80% फोकस हमारे जो डायरेक्ट कॉजेज हैं उन पर लगाना चाहिए, जिससे एक समस्या का समाधान पूरी तरह से निकल आए। इसके बाद क्वालिटी के बहुत इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गेटिंग वैल्यू फॉर द मनी, जो आदमी अपना पैसा खर्च करता है प्रोडक्ट को परचेज करने में, उसके लिए उसे उसका मनी मिलने में मदद करती है। हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एनहेंस होता है और जो हमारे जो हासिल फ्री लाइफ रहती है, सिस्टमेटिक लाइफ रहती है। और एडॉक मैनेजमेंट की जगह हमारा सिस्टमेटिक लाइफ मैनेजमेंट हो जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो राइट्स हैं उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है। सप्लायर्स कमिटमेंट के बारे में जानकारी रहती है। हमारी लॉन्ग रन में फाइनेंशियल सेविंग्स भी रहती हैं और एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी फ्रॉम द सप्लायर्स भी रहती है। अगर हम अवेकन्ड वेल अवेयर कस्टमर हैं तो हमें जो सप्लायर से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बारे में भी एश्योरेंस रहती है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में जस्ट एक वो है कि भाई हमें क्वालिटी की क्या सिग्निफिकेंस है पर्सनल लाइफ में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में। लुईस पास्चर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। लुईस पास्चर वाज ए फ्रेंच साइंटिस्ट एंड ही हैज इन्वेंटेड द बैक्टीरिया। और जो हमारा जो दूध को जो पास्चराइजेशन करते हैं हम लोग, वो पास्चर के नाम पे ही पड़ा है। उन्होंने कहा है चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड मैन। जो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, चांस उन्हीं को फेवर करता है। इसका मतलब यह है कि हर एक की लाइफ में मौके आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो। लेकिन जो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं वो लोग उन्हीं अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाते हैं और आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं। और जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाते और उसका फायदा नहीं उठा पाते और वो उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए चांस फेवर द प्रिपेयर्ड मैन। और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्वालिटी कंसेप्ट्स हैं, ISO स्टैंडर्ड्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर्ड कंडीशन में रखते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आए, वो उनको अवेल कर सकें और आगे प्रोग्रेस कर सकें। दूसरे एक फिलोसोफर हैं, अमेरिकन फिलोसोफर हैं, एरिक हॉफर। उन्होंने कहा है इन ए टाइम ऑफ चेंज, इन ए टाइम ऑफ चेंज इट इज लर्नर्स हु इनहेरिट द फ्यूचर। इन ए टाइम ऑफ चेंज इट इज लर्नर्स हु इनहेरिट द फ्यूचर। एरिक हॉफर ने ये कहा है कि जो लोग टाइम ऑफ चेंज में जो लर्न करते रहते हैं अपनी गलतियों से, अपने वातावरण से, अपने इंटायर कंपटीटर्स से, वो ही आगे फ्यूचर में इनहेरिट करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं। अदरवाइज कहीं खत्म हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि कंपटीशन के बाद में बहुत सारी कंपनियां खत्म हो गई, कोडक चली गई, नोकिया का बहुत कम हो गया, फिएट, अम्बेसडर, सारी गाड़ियां चली गई, क्योंकि इन्होंने लर्न करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश नहीं की, अपने प्रोडक्ट को अपडेट करने की कोशिश नहीं की, ये प्रिपेयर नहीं रहे, इन्होंने एनालाइज अपने एनवायरमेंट को नहीं देखा, अपने कस्टमर्स की नीड्स को नहीं देखा और वो जो है कंपटीशन में खत्म हो गई। तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने आप को प्रोएक्टिव अप्रोच में रखना है, प्रिपेयर्ड रखना है
तभी ताकि हम भी आगे उन्नति कर सकें और आगे समृद्धि से चल सकें, हमारी लाइफ हैसल्स फ्री हो सके, हमारे प्रोडक्ट अच्छे जो भी परचेज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और हम एक दूसरे के शुभेच्छा रख सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अभी सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और एसोसिएशन का स्पेशली मिस्टर जागेश सोम कुमार का, मिस्टर करगांवकर का और उनकी इंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो है मुझे टाइम दिया ये आप लोगों से बात करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है तो मुझे खुशी होगी उसको देने में, रिप्लाई करने में। थैंक यू मिस्टर जागेश। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी एनलाइटनिंग डिस्कोर्स, इसको डिस्कोर्स ही बोला जाएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो हम लोग मतलब इतना गहराई से नहीं लेते हैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। तो छोटी छोटी बातें हैं, बातें इट हैज वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंस उसका बहुत ज्यादा है। तो आपने अभी बात कही है, तो इसमें पीडीसीए साइकिल से लेकर जो हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स से लेकर देन आपने कॉज एंड इफेक्ट जो लाया, बुद्धिज्म का जो सिद्धांत है प्रतीत समुद्रपाद और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर बुद्धिस्ट फिलोसफी में अगर देखते हैं तो देयर इज लॉ ऑफ impermanence also because everything is in a state of constant change. So constant change अगर है तो there is some always there is some improvement. आपने एग्जांपल्स भी बताया बहुत सारे कि पहले पुरानी गाड़ियां थी, अभी नई नई गाड़ियां आ गई, मोबाइल में मार्केट में सब हो गया। So life is nothing but a continual improvement and we have to adopt with that, we have to go with the wind, otherwise हम लोग पीछे छूट जाएंगे। कहने का सार आपका जो है वो यही था कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस नो, हमको उसके जिंदगी के पेस के साथ अगर चलना है तो हमको अडाप्टिव होना पड़ेगा, हमको उसको चेंज के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो बहुत सारी बातें आपने कही है सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और अगर अब सबसे पहले आप लोग एक काम करेंगे, जिसको बात कहनी है, जिसको क्वेश्चन करना है वही खुद अनम्यूट, सभी लोग अनम्यूट मत कीजिए। जिसको पूछना है कुछ क्वेश्चन वो अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन डायरेक्ट साहब को पूछिए। हेलो कश्यप साहब। हेलो। हाँ सोनारा जी, वो यस या सर, बहुत इनलाइटनिंग आपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट पे बताया है और क्वालिटी मैनेजमेंट का पर्सनल लाइफ में और इंडस्ट्रीज में भी एक किया। जब मुझे एक पूछना था कि गवर्नमेंट जो है, अब जैसे जापान की गवर्नमेंट इतना छोटा सा देश है और उनके पास रिसोर्सेज भी कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन वो मेंटेन करते हैं। तो ये गवर्नमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या सिस्टम, एक्चुअली कोई एक ही कंट्री कर रहा है और भी कई कंट्री कर रहे हैं, इसमें आपका क्या उसमें ये है? आपका ये नहीं है, चल नहीं रहा है। सब आप अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए आपको खुद को। सोनारा जी, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारा BIS है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना करके जो है इंडस्ट्री को देता है और इंडस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो गवर्नमेंट के लेवल पर ये होता है और बाकी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह कल्चर है। तो गवर्नमेंट तो मोटिवेशनल का काम करती है, पॉलिसी डायरेक्शन देती है। गवर्नमेंट जो है एकदम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो इन्फोर्स कर रही हो कि भाई ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लीगल रिक्वायरमेंट में सिर्फ जो आपके स्टेचुटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वही आते हैं। बाकी जो है उन्होंने इंडस्ट्री को ऊपर कस्टमर मार्केट डिमांड्स एंड कंडीशंस के ऊपर छोड़ के रखा है और उसके स्टैंडर्ड्स बना दिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है। BIS उसको गवर्नमेंट की तरफ से देखता है। जी हेलो। तो BIS सिस्टम। हाँ तांडी सर बोलिए सर। तांडी सर। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग तांडी साहब, गुड इवनिंग। आपका लेक्चर लास्ट टाइम बढ़िया था। आप थे क्या? आपका बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा ही सुना था, ज्यादा नहीं सुन पाया। अच्छा, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा होता ही है, पर्सनल लाइफ में भी कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या फायदा मिल सकता है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। और आप सब लोग को पता होगा कि नहीं, इनको 6 सिग्मा में ब्लैक बेल्ट मिला था।
ओह क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। So, अभी वो सिक्स सिग्मा के बारे में आपने थोड़ा लोगों को नहीं बताया। सिक्स सिग्मा के बारे में ऐसा है कि सिक्स सिग्मा बहुत ही डिफिकल्ट और इट इज रिक्वायर लॉट ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल्स। इसीलिए सुवीरराज साहब जब आए थे तो उन्होंने काफी प्रयास करके इसको इम्प्लीमेंट कराया था। हमने 6 प्रोजेक्ट ली थी इनिशियली, उसमें और काम किया था, काफी उसमें फायदा भी हुआ था। जो गंधार का हमारा जीपीएस प्लांट है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी बीएसएनडब्ल्यू की, उसको सॉल्व किया था। आईओटी भी इन्वॉल्व था उसमें, आईजीपीटी भी इन्वॉल्व था। और लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट और इतना वो है कि हमारी वर्क कल्चर में नहीं लोग कर पाते, इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं कर पाते, इसलिए वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन क्यूएचएससी मैनेजमेंट और आईएसओ कल्चर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे भी हेल्प मिल रही है। लेकिन अगर सिक्स सिग्मा करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिक्स सिग्मा में इतना रूट कॉज एनालिसिस इतना बढ़िया किया जाता है, उसमें कैसे फिक्स किया जाता है प्रॉब्लम को, उसमें बहुत अच्छी तरह से टेकअप किया जाता है। वो बहुत ही फोकस्ड टूल है। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ वाले जो हैं, ये थोड़े से ब्रॉड स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन जो सिक्स सिग्मा है वो टोटली फोकस्ड है। वो प्रॉब्लम पे और डिफेक्ट पे प्रोडक्ट है, उसमें 99.999% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन की बात की जाती है। हमारा मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस है वो 99.999% का डिफेक्ट मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट दे। जो इवन जो नासा की जो वो है जो क्या कहते हैं प्रोसेसेस हैं, वो तो बहुत हाईली उससे बनी हुई है। ये हम लोग सिक्स सिग्मा की बात करते हैं, ये सिक्स सिग्मा की बता रहा था मैं। सिक्स सिग्मा में 99.99% का वो है डिफेक्ट का। हमारी जो प्रोसेस अभी ओएनजीसी में हमने एनालिसिस किया था मैंने, तो हमारी जो प्रोसेस है वो 3 सिग्मा पे ही काम कर रही है अभी। 3 सिग्मा पे से ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं पाए हैं। अगर हमको फर्दर इंप्रूव करना है तो हमको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और जो नासा की जो प्रोसेस है वो तो 20 सिग्मा पे काम करती है। उनका तो डिफेक्ट होना, एक जो है स्पेस शटल का डैमेज हो जाना या नष्ट हो जाना, उनके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए उनकी इतनी रॉबस्ट प्रोसेस बनाई जाती हैं, वो 20 सिग्मा पे काम करती हैं। तो सिक्स सिग्मा को हमें लाना चाहिए था, लेकिन हमारे थोड़ा वर्क कल्चर कह लीजिए या मैनेजमेंट का ऐसा होता है कि यहाँ तो इंडिविजुअल ड्रिवन होती है। जब तक सुविधा साहब थे तब तक ध्यान चलाते, चले गए, उनके बाद नए चेयरमैन आए तो उन्होंने अपना नया कुछ शुरू करेंगे, इस तरह से चलता है। तो सिक्स सिग्मा को हमें लाना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टूल है ये काम करने के लिए। चलिए धन्यवाद, आपने इनिशिएटिव लिया था ओएनजीसी में सिक्स सिग्मा लाने के लिए एंड काफी अच्छा काम किया था। मैं सोचा कि जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा इनके बारे में भी लोगों को ज्ञान बता दीजिए। नहीं, हम लोग जब आईएमडी में था तो हमने बेंचमार्किंग लाए थे, तो हमारा कुरान प्लांट, हमारा हजीरा प्लांट और हमारा सेंट्रल वर्कशॉप बड़ौदा और शिवसागर, वहाँ पे क्वालिटी सर्कल हमने इम्प्लीमेंट कराया था। जो जापानीज कल्चर है, जापानी क्वालिटी कंसेप्ट है, वो कराया था। उसके बाद अपने ये सिक्स सिग्मा भी कराया था। 6 प्रोजेक्ट इनिशियली ली थी, उसके बाद 10-12 प्रोजेक्ट और ली गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए। लोग जो है इतना पेन लेना नहीं चाहते हैं इतना ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ तो आईवास और कुछ लोग तो आईवास पे ही काम करना चाहते हैं या बहुत ही जरूरी काम वो करना चाहते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ही हमें ईमानदार, ऑनेस्ट और रियल हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यस सर। और हमारे लेकिन सर मैं आपने ये कहा, मैं इतना कहूँगा, हमारी डीलिंग प्रोसेस में इतना कॉस्ट कंट्रोल की स्कोप है, इतना कॉस्ट रिड्यूस का स्कोप है हमारी प्रोसेसेस में कि हम करोड़ों, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए बचा सकते हैं सिक्स सिग्मा से। राइट। थैंक यू फॉर थैंक यू सर। ये हजीरा से मिस्टर कृणाल देशभ्रतार है, he would like to ask some questions. कृणाल, बोलिए मिस्टर कृणाल। जय भीम सर। मैं लेफ्टिनेंट कृणाल देशभ्रतार बोल रहा हूँ हजीरा से। मैं एससी प्रोडक्शन हूँ सर, और ऑल इंडिया एसएसटी एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन हजीरा ब्रांच चेयरमैन हूँ। मेरे सर 2 सवाल थे। पहला तो सवाल ये है कि जैसे कि हम देखते हैं सर, हमारे देश में जो लोग होते, कंज्यूमर होते हैं, उनको बड़ा मतलब फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, या एज अ कंज्यूमर हमारे मतलब बहुत अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कहीं जाते हैं तो मतलब इलीगली भी हमें कई तरीके से चार्ज किया जाता है सर, और हम दे भी देते हैं, है ना। जैसे कि सर हम कहीं जाते हैं, कई प्रोडक्ट में तो पॉलीथीन का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इसमें मुझे केस याद आता है कुछ सालों पहले का सर। उस केस में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने बाटा से कुछ प्रोडक्ट खरीदा था,
और बाटा ने उसके बिल में ऐड उसका पॉलीथीन का 2 रुपए का बिल ऐड किया था। तो वो व्यक्ति फिर बाद में कोर्ट में गया और बाद में कोर्ट ने ये किया कि आप पॉलीथीन में आप चार्ज नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा आप पे प्रोडक्ट, तो उसमें सर 9,000 रुपीज पेनल्टी लगाई गई थी और कंज्यूमर को 9,000 रुपीज दिए गए थे एज ये मतलब ये मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हमारे देश में मतलब ये जो अवेयरनेस है वो कैसे लाई जा सकती है हमारे लोगों में कंज्यूमर। और सर दूसरा सवाल मेरा ये था दूसरा सवाल मेरा ये था कि हाँ सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो अभी सर इसी के लिए जो हमारा न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया सर 2019 उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? बस यही मेरे 2 सवाल थे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ये जहां तक आपने जो पहला क्वेश्चन किया, जनरली क्या होता है कि जो पैकेजिंग कॉस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये रूल है। लेकिन पैकेजिंग कॉस्ट वैसे जनरली चार्ज नहीं करती कंपनियां, लेकिन पॉलीथीन के केस में थोड़ा स्पेशल किया गया था कि गवर्नमेंट ने ग्रीन इनिशिएटिव लिए थे कि लोग जो पॉलीथीन को ज्यादा यूज कर रहे थे, बहुत आसपास में गंदगी फैल रही थी, इसलिए उसकी कॉस्ट इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ने बीच में अमेंडमेंट कुछ किया था और निकाला था। इसलिए जो है कुछ कंपनियां कुछ सप्लायर या वेंडर्स चार्ज कर लेते हैं। तो वैसे कायदे में जो पैकेजिंग कॉस्ट होती है वो उसके साथ इंक्लूड रहती है कॉस्ट में, तो अलग से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो पॉलीथीन वाला जो केस था वो एक अलग स्पेसिफिक केस है, उसमें इसलिए किया गया था कि उसको यूज को गवर्नमेंट वो करना चाहती, रेस्ट्रिक्ट करना चाहती थी। दूसरा, जहां तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1990 का है उसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन जहां तक अवेयरनेस की बात है, देखिए हमारे टीवी पे काफी अवेयरनेस कैंपेन आते हैं, गवर्नमेंट का कंज्यूमर डिपार्टमेंट है या कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, वो काफी देती है। और आजकल हमारा गूगल में और इसमें इंटरनेट में काफी इंफॉर्मेशन रहती है, तो हम लोग अपने जागरूक रह करके उनके बारे में कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो गारंटी वारंटी के जो कार्ड्स होते हैं उनको भी हम नहीं कभी पढ़ के देखते, उसमें भी काफी चीजें लिखी रहती हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी अगर हम एक बार ढंग से पढ़ लें। लेकिन वो इतनी छोटी लिखी रहती हैं, या जब हमारे पास टाइम नहीं होता, इतना लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि किसी पर टाइम ही नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए दिक्कत है। अदरवाइज कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट इसमें प्रयास कर रही है और इसके टीवी पे अभी आप देखेंगे बीच बीच में ऐड आते रहते हैं और बताते रहते हैं उसके बारे में। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर कृणाल। या ओके सर, ओके थैंक यू सर। जो नया जो कानून जो बोल रहे हैं ना कंज्यूमर वाला, हाँ सर, उसके बारे में नेट पे जाएंगे तो मिल जाएगा बहुत सारा, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं वही सर मेरा कहना यही था कि बहुत सारे जो हमारे देश में कानून होते जैसे हमारे बहुत सारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी नहीं या फिर उनके एक्शन के लिए, तो इसके लिए मतलब ठीक है वो कंज्यूमर तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, हम लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें पढ़ना ही चाहिए। बट मेरा ये कहना था कि इसमें तो गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से मतलब ये कुछ प्रोग्राम या कुछ क्लासेस या कुछ मतलब ऐसा चलाना चाहिए सर। नहीं, गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से तो ये जो हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें लाना चाहिए सब चीजें, हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे कंज्यूमर राइट्स क्या है, ये फर्स्ट से लेकर के 8th तक की जो एजुकेशन है उस बीच में आने चाहिए। एग्जैक्टली, यस, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो कक्षा सर मेरा यही कहना है। हाँ उसमें आना चाहिए। तो इसके लिए आप जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को सजेशन भेज सकते हैं, आप जो प्लेटफॉर्म भी आपका एसोसिएशन का है उसमें भेज सकते हैं कि साहब इनके ऊपर कुछ पाठ्यक्रम में लाया जाए और उसको बताया जाए जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। राइट सर, यस सर, थैंक यू कृणाल। एनीबॉडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है और कोई? हेलो सर। हाँ मनीषा जी बोलिए, आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए पहले, स्टार्ट योर वीडियो फर्स्ट देन आस्क क्वेश्चंस। सर नेटवर्कचा इश्यू होणार नंतर। ओके ठीक है, आप बात करिए, कोई बात। हाँ बोलिए मैडम। जय भीम सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू HSC पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, ओके, तो वो पॉलिसी से हमारे जो एजुकेशन में उसकी क्वालिटी बढ़ेगी या फिर वैसी की वैसी ही रहने वाली है? नहीं, वैसे जो प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने वक्तव्य दिया, उसके हिसाब से तो उन्होंने बड़ा कहा है कि इट विल रिवॉल्यूशनाइज द एजुकेशन इन द कंट्री और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और मेन फोकस इसमें जो बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, उस पर ज्यादा फोकस किया है उन्होंने लर्निंग के ऊपर, कि एजुकेशन में जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स का फीवर रहता है बच्चों पे, उसको कम करने की कोशिश की है।
और मुझे ज्यादा डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है और न मैं इस क्षेत्र का एक्सपर्ट हूँ, तो इसलिए ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा। मुझे भी एक सुपरफिशियल नॉलेज ही है इस बारे में, जो टीवी पे सुना मैंने। नहीं सर, वैसे भी हम लोग ना ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लोगों के बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हाँ तो हाँ उसके लिए एक सेपरेट हम लोग एक वेबिनार इसमें करने वाले हैं। हाँ, वो बच्चा रहेगा। और प्रोफेसर थोराज जी जो है जेएनयू के हाँ, प्रोफेसर, वो उनको हम गुड गुड, बुलाने वाले हैं इसमें। वेरी गुड इनिशिएटिव। हाँ सर, तो उसमें ये जितने ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जो मतलब बहुत सारे डाउट्स है ना कि क्या हाँ, होगा क्या नहीं होगा, वो क्लियर हो क्वालिटी, जाएंगे। हाँ क्वालिटी इंप्रूव होगी नहीं होगी, और कौन इफेक्ट होगा नहीं होगा इफेक्ट, तो ये सारे इश्यूज के ऊपर हम लोग इसके अलग से प्रोग्राम लगाने वाले हैं। गुड, वेरी गुड। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन था सर कि जैसा अभी बोर्ड्स निकाले गए हैं, न्यू एजुकेशन बोर्ड्स जो 10th और 12th के बोर्ड्स हैं, हाँ हाँ, वो होने वाले नहीं है, तो सिर्फ वो स्तर हटाने से ही एजुकेशन की क्वालिटी में कुछ चेंजेस होगा क्या? नहीं 10th का हटाया, 12th का तो रखा है उन्होंने। 12th का तो बोर्ड होगा, 2 बार होगा साल में एग्जाम उसमें। और मैंने कहा कि वो बच्चों पर थोड़ा स्ट्रेस है। देखिए बच्चे बहुत सारे टेंशन में आजकल आ गए हैं, बहुत सारे सुसाइड केस वगैरह हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास कम्युनिकेशन जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद पिछले 3-4 साल से बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एग्जाम से पहले जो है। तो वो उनके पास कुछ फीडबैक आया, उसको बेस मान करके उन्होंने ये कम करने की कोशिश की बच्चों को। तो ठीक है, हमें देखते हैं कि इससे कितना क्वालिटी इफेक्ट होती है, तो बाद में फिर रिव्यू होगा, फिर चेंजेस आएंगे। लेट अस सी, वी शुड हैव द गुड होप फॉर फ्रॉम दिस न्यू पॉलिसी। यस सर। यस यस, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? और किसी को कुछ पूछना तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ राहुल जी, या बोलिए। यस सर, बोलिए। हाँ राहुल बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, आपने जैसा बोला कि टाइम टू टाइम चेंज करना है, मतलब जो चेंज आता है उसको भी देखना है। सो जैसे आपने नोकिया का एग्जांपल दिया, नोकिया ने वो चेंज कैसा आ रहा है वो देखा नहीं, उसी हिसाब से चेंज नहीं किया खुद को। सैमसंग ने चेंज किया तो उन्होंने आगे आ गया। तो ये जो चेंज आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जो चेंज हमारा सोसाइटी एंड सब कुछ में जो चेंज आता है, वो पहले जिसको दिखता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होता है जो दिख पाता है। नहीं देखिए ऐसा है कि अभी लोगों का टेस्ट और रिक्वायरमेंट बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं। अभी ये वी आर लिविंग इन द इलेक्ट्रॉनिक एज, और ये इस एज में बहुत चेंजेस बहुत फास्ट हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए बिजनेस करने के, काम करने के तरीके ही चेंज हो जा रहे हैं। कंपनियों ने कभी सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा, और वो अचानक चेंज आ गया और उनकी रिलीवेंस खत्म हो गई, टोटली कंपनी आउट हो गई। जैसे कोडक का एग्जांपल ले लीजिए। कोडक जो सबसे पूरी वर्ल्ड की मानी हुई कंपनी थी, नंबर 1 कंपनी थी, सबसे बेस्ट कंपनी थी, लेकिन डिजिटल कैमरा आने के बाद में उनकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई, उनकी सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गई और वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो गए। और उन्होंने न तो एनवायरमेंटल चेंज को परसीव किया, न फ्यूचर को परसीव किया, क्या मार्केट में डिमांड आ रही है, क्या लोगों की डिमांड आ रही है, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने देखा ही नहीं और अपने को चेंज नहीं किया, तो कंपनी खत्म हो गई। इसलिए ये जो नया ISO आया है उसमें ये ध्यान दिया गया उसमें कि कंपनी को हर समय पे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्क्रीन करना है और उसमें क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं उसको एसेस करना है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। ये मुझे लग रहा है ये इसी को ध्यान में देकर के इन्होंने नया क्लॉज लेके आए हैं ISO में, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और उसके हिसाब से हमें टाइम टू टाइम उस पर होना चाहिए, पूरी सिस्टम होना चाहिए कि हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली हम लोग रिव्यू करेंगे, सारे उसको असेस करेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है। ये सब चीजें लाना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम नहीं करेंगे तो कंपनी जो है एक दिन रिलीवेंस खो देगी, उसका प्रोडक्ट को लेने वाला मार्केट में होगा ही नहीं कोई। इसलिए जरूरी है ये चेंज को देखना और चेंज एनवायरनमेंट को स्क्रीन करना, बाहर की एनवायरनमेंट को देखना और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पर्सनली क्या एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से उसको स्टडी करना चाहिए। नहीं देखिए पर्सनली ऐसा है, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में अगर आप देखेंगे भाई जो मार्केट में अब नए नए ऐप्स आ रहे हैं और उससे पढ़ाई अच्छी हो रही है तो उसको नहीं लागू करेंगे और नॉलेज अपनी अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं रहेंगे। एज ए प्रोफेशनल भी अगर आप जो मार्केट में नई, आपके जो प्रोफेशन में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, आप उसकी कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे, कोई सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे, उसमें जहाँ पर एक्सपोजर आपका हो, दूसरे लोगों से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से नेटवर्किंग हो, उनके साथ एक्सपोजर हो, अगर वो नहीं करेंगे
तो आपकी नॉलेज बहुत कम रह जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आपके साथी उनकी काफी आगे निकल जाएंगे जो इन सब चीजों कर रहे हैं। तो चेंज इसलिए एंगल से बहुत जरूरी है। Yes, yes. यस सर, Yeah, Rahul, you got your answer? यस सर। और एक Okay. सर, एक सेकेंड, जैसे हाँ, कोविड बोलिए। से पहले हम प्रिपरेशन, मतलब जैसे कोरोना वायरस आ गया है कुछ, जब वो मार्च फरवरी का बात था, ठीक है, उसके बाद ये आया अचानक, इतना कुछ हो गया, हम प्रिपेयर ही नहीं थे। जैसे हम ऑफिस का काम टोटली शट डाउन, स्टॉप हो गया था। जैसे हम कुछ क्या चेंज हो रहा है, क्या हो सकता है, हम कुछ आगे कैसे सोचेंगे कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, उसी हिसाब से हमको क्या लेना चाहिए एक्शन। नहीं ये देखिए, है, ऐसा है, मतलब ये ऐसा हम है सोच को कैसे बढ़ाएंगे इन फ्यूचर। ऐसा है कि जब कोरोना जब पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में, चाइना फैल रहा था, तो उस समय हमारे यहाँ बहुत कम था। केरला में 1-2 जगह केस आए थे, तो बाकी जगह सोच रहे थे कि कहीं नहीं आएगा, नहीं वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। और आपको याद होगा कि इवन 15 मार्च तक हमारा ये था कि हमारा पार्लियामेंट सेशन भी 31 मार्च तक चलेगा। लेकिन बाद में जब हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें इसका एनालाइज किया गया, ग्रेविटी को देखा गया, तो एक दिन का जो है प्राइम मिनिस्टर ने वो जनता कर्फ्यू का रखा, उसके 2 दिन बाद ही आपने लॉकडाउन कर दिया। तो वो ग्रेविटी को देखे ही किया। उससे पहले थोड़ा इतना लग नहीं रहा था कि इतना सिचुएशन ग्रेव हो जाएगा इंडिया में, लेकिन बाद में उसको असेस किया गया, रिव्यू किया गया और उसके बाद सारे चेंजेस लिए गए, सारे लिए गए। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये टाइम लेती है और इसमें लर्न करने के लिए हमें पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को गेज करना बहुत जरूरी है, उसको समझना, उससे नॉलेज लेना, उसको देखना, वॉच करना, उससे क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी और गवर्नमेंट के लेवल पर भी, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर भी। और जो ये नहीं करेगा वो ऑल ऑफ सडन सरप्राइजेस लाइफ में आते रहेंगे। तो ऐसे सरप्राइजेस से लाइफ से बचना है, तो उसमें हमें एनवायरमेंटल के जो फैक्टर्स हैं उनको वॉच रखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। Okay. Yes. Dr. Kashyap, बोलिए। I have a question. बोलकर जी बोलिए। Yeah, these days I recall during 2002, whatever IMD and you as a initiator in the ONGC, come out with the quality procedure and audits. But I found in our assets here they have the quarterly audits. But I came to know nowadays there is no quarterly audit in the institute also. Institute like IRS. I know there is IoT and IJT, they have annual audit, quality audit, but like a QSC center here in Mumbai, and then your HSCC audit, they are doing the OSD, guidelines mostly. But whether our quality model which are adopted, are you doing it quarterly or annually now? नहीं, हमारा जो whatever this institute, दिस इंटीग्रेटेड QHSE मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने डिजाइन किया था, उसमें मॉडल डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें हमने हाफ ईयरली इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन रखा था। और मोस्ट ऑफ द वर्क सेंटर्स ऑफ ONGC आर इम्प्लीमेंटिंग दिस हाफ ईयरली प्लान ऑफ इंटरनल ऑडिट्स ऑफ QHSE। तो हाफ ईयरली का प्रोविजन है और हाफ ईयरली कर रहे हैं सभी जगह। Okay. Here said they are doing quarterly with that OSD guidelines plus DGMS. नहीं ऐसा है, वो जो है जो DGMS के जो ऑडिट्स हैं उनका अलग है, उनका जो है रिक्वायरमेंट OSD से DGMS से है या कॉर्पोरेट HSE से है, वो QHSE में शायद नहीं है, उनका सेपरेटली कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ वही क्योंकि अरुण कुमार जी अलग से जाते थे और वो अलग से करते थे, बोले फिर there is a reputation, the Delhi team and then our internal audit and then the QHSE audit, all there are 3 different audits to take place, but they used to take place every quarterly, and mostly they used to take it from the old model and then fill in the gaps, and sometimes personally Arun Kumar used to visit for QSE audit. I think he was under now DJ Mechanical in Assam. Okay, Purkar ji. Yeah, thank you. Okay, thank you. अच्छा, और anybody last question please, last, if anybody is having any sort of questions, नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। Okay, I think now everybody is satisfied and साहब का लेक्चर भी इतना बढ़िया था कि डॉक्टर कश्यप जी, हाँ जी,
कौन है? Hello, there was one question asked by one delegates about the educational policies effects. So there was some confusion. Even we had attended seminar with Dr. Sukhdev Thorat and Mr. Mungekar also. So it's a old system, pre-British time. No? The intermediate is there. 5 plus 3 plus 3 plus 4. So 3 means 5 plus, so 11th, no? That old intermediate will come. But now people are operate, more autonomy has been given to institutes. And the university control is decontrolled. Therefore, there may be some, favoritism to some particular class kids and the discrimination to the our people that by the private institutes, our faculties. Borkar Sahab, today you see, this is not our topic today. So yeah. Okay, No, son, she has asked. So that's why I told her it was a old system. I have already told नहीं कि हम लोग will organize separate program for this on new education policy के ऊपर. उसमें सारे questions जितने भी रहेंगे वो सारे उसमें हम लोग करेंगे. और वो डॉक्टर प्रोफेसर थोराट जो है वो इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. वो एजुकेशन में पूरा जिंदगी निकाला उन्होंने. वो जेएनयू प्रोफेसर है और एमरिटस पे प्रोफेसर है. उनके पास बहुत सारी एजुकेशन है. तो वो उसके ही इज द राइट पर्सन टू बी आस्क्ड टू सच क्वेश्चंस. ओके, ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. किस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सेशन जो था ये ज्वाइन किया. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो साहब ने कही है कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में हाउ क्वालिटी मैटर्स, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में ये एकदम माइक्रो लेवल पे जो बातें साहब ने बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए. And I hope the session was very useful and everybody will implement it in our day-to-day life. Thank you, Dr. Kashyap sir. आपने समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में आए. आप जो इस कार्यक्रम में ज्वाइन हुए सबके लिए ये हम सूचना ये देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मूवी हैज टेकन दिस इनिशिएटिव to enlighten the people during this COVID period, when everybody is at home. तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन हो, और भी बहुत सारे, जैसे आपका क्वालिटी का इशू, और भी देवरी साहब का हमने रखा था, तांडी सर का हमने रखा था, बहुत सारे, जो डॉक्टर जौहरी लाल को हमने बुलाया था जो फॉर्मर डायरेक्टर HR ONGC. तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग ये प्लान किए हैं और बहुत अच्छे से हमको रिस्पांस मिल रहा है. और काफ़ी लोगों का इनकरेजिंग हमको उसमें मैसेजेस आ रहे हैं कि यस यू कंटिन्यू विद दिस. एंड टुमारो बनते विमल कीर्ति गुणेश्वरी जी का शाम को प्रोग्राम है, शनिवार रविवार को 4 to 5:30 होगा. और साथ में हम लोग एक बच्ची है जो बॉस्टन में पढ़ रही है, जो अंडर ग्रेड में पढ़ रही है, उसका एक हमने करियर गाइडेंस के लिए एक कार्यक्रम रखा है संडे 11:30 को. तो मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ ज्वाइन हुए हैं वो ये प्रोग्राम मत मिस करिए. कम से कम अपने बच्चों को वहाँ पे बिठाइए, वो जो अब कॉलेज में है या स्कूल्स, इवन स्कूल्स में है, उनको भी बताइए, उनको लाइए प्रोग्राम में, सो दैट कि उनको एनकरेजमेंट मिलेगा. एजुकेशन क्या है, कैसा है, फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है, वो उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी. सो थैंक यू वंस अगेन सर, डॉक्टर SS कश्यप सर. और नाउ इट्स टाइम कि आपको हम वोट ऑफ थैंक्स हम लोग दें. और मैं आई रिक्वेस्ट अवर ऑफिस बेरर मिस्टर सुनील देशपांडे टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स. Thank you very much, Somkwar sir. Indeed, it was a very enlightening and informative talk on relevance of quality management in personal as well as in professional life. Very well, sir has explained the importance of quality management by giving some basic examples of in day-to-day life. Learning during this testing times and these dark days due to COVID-19 is always been wonderful, especially when there are eminent speakers like you, sir. On behalf of our association, All India SC/ST Employee Welfare Association Mumbai branch, ONGC, thanks for accepting our invite, and the insights given by you on quality management will definitely going to be helpful to all the participants. Thank you very much, sir. Thank you. I also thank to Shri Jagesh Somkwar sir, Chairman of All India SC/ST Employee
Welfare Association Mumbai branch ONGC for taking the initiative by conducting webinars on various subjects. I also thanks all the participants for this overwhelming response. This encourages the organizers also. So friends, stay connected for further update on webinars being conducted by our Mumbai branch. Thank you one and all. Thank you, sir. Over to you, sir. Okay, thank you to everybody. थैंक यू वेरी मच कश्यप साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आप तो खैर हेल्थ के मामले में तो आपने बहुत सारी बातें कही है, तो आप तो बहुत अच्छा हेल्थ मेंटेन करते हैं। आई नो यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन, हमने देखा है यू आर ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज यू नो मतलब डायनामिक जिसको हम कहते हैं। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट सर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड from all of us from ONGC team Mumbai All India Assist Employment, this is all for today. Thank you so much once again everybody, and join tomorrow and day after tomorrow for next session, next programs, very good programs organized by our branch. Thank you and bye bye. Thank you again. Thank you very much. Thank you Jagesh Kumkor, wonderful organizing. Thank you sir, thank you sir, thank you। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया। ये बहुत साहब ने बहुत बढ़िया बताया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो साहब ने जो बात बताई है वो बहुत ही। मैं एक ये करूंगा कि एसोसिएशन भी अपने डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड मेंटेन करे बराबर, वो क्वालिटी मैनेजमेंट का भी इशू है इसमें। वो यस, तो एसोसिएशन के जो ऑफिस बेरर सुन रहे हैं उसको नोट करके रखें कि एसोसिएशन के जितने भी लेटर्स आते हैं, जो सर्कुलर्स आते हैं, दैट इज आल्सो टू बी recorded, properly maintained. Oh yes sir. Reproduce whenever it is needed. शंकर जी, हाँ जांगड़े, हेलो शंकर जी, जांगड़े बोल रहा हूँ। जांगड़े जी बोलिए। गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, ये जो प्रोग्राम आप कराते हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी रखते हैं क्या? रिकॉर्डिंग रखते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग रखते हैं। इसमें एक्चुअली लास्ट टाइम वाला मैं थोड़ा टाइमिंग में मिस हो गया। कौन सा? जिसमें जवाहरी लाल साहब का जो फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ था ना, लाइफ प्लानिंग, वो कुछ मेरे को चाहिए था, या कैसे हो सकता है मेल से? जोहरीलाल साहब का जो प्रोग्राम है, आप एक काम करिएगा, AISCSTEWA नोट कर लीजिए सब लोग। तो आपको मैं SMS कर दूंगा जांगड़े जी, डोंट वरी। AISCSTEWA ONGC मुंबई, ये आप गूगल में टाइप करेंगे तो यूट्यूब में हमारा ये चैनल हम लोगों ने बनाया है एसोसिएशन का, उसमें सारे प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करें, उसमें सारे वीडियोज जो है उसमें मिलेगा। उसमें तानी साहब का मिलेगा, उसमें देवरी साहब का मिलेगा, डॉक्टर जोहरीलाल जी का मिलेगा, प्रोफेसर थोरात का मिलेगा, और वो करियर गाइडेंस के ऊपर डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स किए, वो सब रहेगा। तो हम लोग इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दैट्स वेरी गुड यार, दैट्स वेरी गुड। चलिए, मैं मिस करके बाद में मुझे लगा टाइम थोड़ा देख नहीं पाया। नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको मैसेज भी करता हूँ पर्सनली, उसमें देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, थैंक यू, बाय बाय। Hello, sir. Thank you, everybody. Yeah. Hello, sir. Yes, who is this? प्रणव पवार। हाँ प्रणव, या गो अहेड। हाँ मैंने आपसे बात की थी ना, मुझे टीना मैडम की लेक्चर की रिकॉर्डिंग वापस चाहिए थी, क्या उसी लिंक पर अवेलेबल हो सकती? वो टीना डाबी जी का जो लेक्चर का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि वो जो जिन्होंने ये लेक्चर लिया उनको पहले हमको परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो देयर आर सम इश्यूज। बाकी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीना डाबी का और एक प्रोग्राम हम लोग लगाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में, और पेरेंटिंग के ऊपर टीना डाबी जी की जो मम्मी है उनका अलग से एक लेक्चर हम लोग रखने वाले हैं। तो देयर आर सो मेनी गुड प्रोग्राम्स, यू शुड नॉट मिस दिस सच प्रोग्राम्स, ओके? और आप लोग इसमें टच में रहिए। या थैंक यू सो मच। या ठीक है सर, थैंक यू। Okay. Thank you everybody. Thank you Dr. Kashyap Sahab. Thank you Somkor ji. Thank you.